हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप लोगों के सामने फिर से केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये टॉपिक अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, जैसा नीट के बच्चों के लिए, सीईटी के लिए, जेईई मेंस के लिए, एज वेल एज बीएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अपना टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके अंदर बेसिकली अपन अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस, लिगेंड्स और मेटल की स्टडी करने वाले हैं। सो मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल वाजिद एंड वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे और इसके अंदर जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको टाइम टू टाइम नोट करते जाएंगे। जहाँ पर ज़रूरत पड़े आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट बात को नोट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर ले। ओके, अपना केमिस्ट्री। ओके, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में या बोर्ड्स एग्ज़ाम में अलग अलग टाइप के जो यूजुअली क्वेश्चंस आते रहते हैं वो मैंने अलग अलग वे से कलेक्ट किए हैं। तो कुछ टाइप के क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप पॉज करके वो क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर आउटर ऑर्बिटल किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन आता है, देन वीबीटी पर क्वेश्चन आता है, देन कुछ सूटेबल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन आता है, कुछ बेसिक टर्म जस्ट लाइक लिगेंड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सो ऑन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, EAN क्या रहता है, व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, IUPAC नियम। ये तो आपको अच्छी तरह से करना है। इस पर कोई भी क्वेश्चन आए, आइदर नाम पर से उसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए आए कॉम्प्लेक्स का, या तो फिर स्ट्रक्चर पर से नाम लिखने के लिए आए, यू हैव टू डू द फुल स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर। देन VBT इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर के अंदर VBT पर एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते रहता है। एंड देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन शॉर्ट आपको आइसोमेरिज्म अच्छी तरह से करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छी तरह से करना है। ओके, और जो शुरुआत के बेसिक टर्म्स है वो अच्छी तरह से करना है। तो शुरू करते हैं। कुछ बेसिक टर्म है आप लोगों ने पढ़े होंगे, जस्ट मैं आपको वो टर्म को रिवाइज करके देता हूँ। जैसे पहला एक टर्म है लिगेंड। ओके, लिगेंड क्या है, आप लोगोों ने लेविस बेसिस का नाम सुना होगा। लेविस बेसिस मतलब हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऐसा समझो उसी के भाई है, वही है। लिगेंड मतलब क्या, लिगेंड्स आर नथिंग बट द लेविस बेसिस दैट कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन। ओके, डोनर एटम किसे कहते हैं, डोनर एटम इज द एटम इन ए लिगेंड दैट डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज अगर आप बात कर रहे हैं अमोनिया की, NH3 की, NH3 क्या है, एक लिगेंड है, लेकिन पर्टिकुलरली डोनर एटम कौन सा है, उसके अंदर नाइट्रोजन है। देन यूनिडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, ऐसा लिगेंड जो एक एटम के थ्रू बाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिडेंटेड लिगेंड। उसके हिसाब से आप बायडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड वगैरह को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब जिसके पास में एक से ज़्यादा डोनर साइट रहेंगी। देन और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स द नंबर ऑफ डोनर एटम्स कोऑर्डिनेटेड टू मेटल एटम और आयन। जो बच्चे चैप्टर का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको आगे मैं कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, मेटल के साथ जितने लिगेंड अटैच रहते हैं, ओके, दैट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ओके, मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड कितने अटैच है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, सपोज 2 अटैच है, 4 अटैच है, 6 अटैच है, तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। ओके, देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स का मतलब होता है जिसके अंदर मेटल और लिगेंड दोनों भी आते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट टाइप होता है सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके अंदर मेटल होता है और क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। चिलेट कॉम्प्लेक्स, और इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाला हूँ, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं चिलेट पर पर्टिकुलरली। जस्ट थोड़ा सा ब्रेन वॉश, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बताओ ना, फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स K3COCN6 द कोऑर्डिनेशन नंबर इज डैश 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 एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, मेटल के साथ कितने लिगेंड अटैच है। ओके, तो यहाँ पर 6 साइनाइड अटैच है, दैट्स वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। गेटिंग और नॉट। और जो पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब ये ब्रैकेट COCN/6, ये ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इस पर आप चार्जेस दे सकते हैं आसानी से, जैसे 3 पोटेशियम है, ओके, एक पोटेशियम एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो 3 पोटेशियम 3 पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे। देयरफॉर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके, सो आई होप योर आंसर इज करेक्ट। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज COCN6।
और चार्ज कितना है उस पर 3+। वेल डन। चलते हैं आगे। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर डिफरेंस बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछते रहता है। व्हाट डू मीन बाय डबल सॉल्ट एंड व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इनके बीच में बेसिक फ़र्क क्या है। आप कोई भी बुक उठाकर देख लो जहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है, तो आपको उसके अंदर ही मिलेंगे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप लोगों ने एलम यूज़ किया होगा, फिटकर यूज़ किया होगा, दैट इज़ नथिंग बट द डबल सॉल्ट। ओके, तो डबल सॉल्ट मतलब ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। ओके, क्या हो जाता है, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीट तरह से लॉस नहीं करते, इवन दे डिजॉल्व इन वाटर। अगर तुमने उनको वाटर में भी डाल दिए, पानी में भी डाल दिए, तब भी वो अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। स्क्रीन पर जो एग्जांपल लिखी हुई दिख रही है उसमें थोड़ा सा सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट जो आता है ना 4, 6 वगैरह, वो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग कोई भी बुक उठाकर देख लो, आपको डबल सॉल्ट की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोई भी एग्जांपल आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। मीन दोज कंपाउंड हु लॉस देयर आइडेंटिटी इन वाटर दे आर कॉल्ड एज डबल सॉल्ट, और जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते उनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ओके। एम्बीडेंटेड लिगैंड किसे कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो लिगैंड विच कैन डोनेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड लिगैंड, जिनके पास में एक से ज़्यादा डोनर साइड रहती है। ओके, जैसा NO2। तो NO2 क्या है, NO2 नाइट्रोजन थ्रू भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन थ्रू भी डोनेट कर सकता है। HCN- थायोसाइनाइड। ओके, तो ये सल्फर थ्रू भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन थ्रू भी डोनेट कर सकता है। तो ऐसे लिगैंड जिनके पास में एक से ज़्यादा डोनर साइड है, दे आर कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। ओके, ये है अल्फ्रेड वर्नर, काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका। एंड इन 1913 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, वन ऑफ द ऑनररी प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर इसको एक ऑनररी प्राइज़ मिला था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही दिग्गज टाइप का ये प्राइज़ माना जाता है, नोबेल प्राइज़। बाकी आप लोग इसके बारे में और पढ़ाई कर सकते हैं कि क्या रहता है, कैसा रहता है। सो लेट अस कंसिडर अनदर टॉपिक that is called as Werner's theory of coordination compounds। वर्नर्स थ्योरी क्या है, इसके बेसिक पॉस्टुलेट क्या है इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाकर डालूंगा, क्योंकि इसकी एक अलग एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है। स्पेशली इसने कोबाल्ट और अमाइन के कॉम्प्लेक्सेस लिया था वर्नर ने, तो इस पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर डालूंगा वर्नर थ्योरी पर। तो वो वीडियो भी आप अच्छी तरह से देख लेना वर्नर्स थ्योरी पर। फिलहाल इसके कुछ बेसिक पॉस्टुलेट डिस्कस करते हैं कि क्या है एक्चुअली वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के अंदर ही बताया गया है, नंबर 1 पॉस्टुलेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी। ओके, मतलब सिंपल सी बात, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किए कि जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होती है, कोई पार्ट डिजोल्व होता है, नहीं होता है। ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज आने वाला है वो प्राइमरी वैलेंसी के कारण आने वाला है। ओके, मतलब सपोज 3 क्लोरीन एटम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो तीनों अगर पानी के अंदर सेपरेट आउट हो गए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव। कितना चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव, क्योंकि एक एक क्लोरीन एक एक नेगेटिव चार्ज लेकर जाता है। दूसरी बात, जो प्राइमरी वैलेंसी रहती है वो आयोनाइजेबल रहती है, मतलब वही कि वो वाटर में डिजोल्व होने वाली उस टाइप की वैलेंसी रहती है, डेट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी रहती है वो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी रहती है, मतलब उसको तुम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसा मेटल और लिगेंड की जो जोड़ी है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्रू अटैच रहती है, सो वो तुम पानी में डिजोल्व नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो डेट वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। अब हर एक एलिमेंट जो है, 5वां पॉस्टुलेट देखो, एवरी एलिमेंट इज हैविंग फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी रहेंगी। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फीयर। ओके, सो इन वर्नर्स थ्योरी he considered that there are 2 types of spheres या zone of attraction जिसको कहते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला एक पार्ट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला एक पार्ट, इनर स्फीयर एज वेल एज आउटर स्फीयर। द प्राइमरी वैलेंसी जो रहती है दैट इज नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल, 2 कंसेप्ट है। अगर कोई चीज़ डायरेक्शनल रहती है तो डेफिनेटली अगर कोई बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का दिखाती है तो उसके कारण अपन ज्योमेट्री बता सकते हैं। सपोज अपन बोलते हैं कि 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, वो लीनियर है, ओके, तो लीनियर ज्योमेट्री बता सकते हैं। 3 अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो आपको याद होगा BF3 वगैरह के एग्जांपल, या और बहुत सारी एग्जांपल जस्ट लाइक
BH3 वगैरह। ओके, सो तुम इसके अंदर ज्योमेट्री बता सकते हैं कि वो ट्रायगोनल, प्लेनर रहती है या और कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहती है, ऑक्टाहेड्रल रहती है। सो दैट इज ऑल ड्यू टू द सेकेंडरी टाइप ऑफ वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी जो नॉन डायरेक्शनल रहती है, जैसे NaCl की कोई डायरेक्शनल बोल सकते हैं कि अपन की NaCl की कोई डायरेक्शन रहती है या MgCl2 की कोई डायरेक्शन रहती है, नहीं। ये जो कंसेप्ट है केवल ओनली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए वैलिड है। ओके, सो प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी रहती है, डायरेक्शनल रहती है। डायरेक्शनल मतलब जो ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकती है। ओके, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सो कॉल्ड एज EAN और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताया था। अकॉर्डिंग टू सिडविक, अ मेटल आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड टिल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन बिकम्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। एक्चुअली जो सेंट्रल मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, एज वेल एज कुछ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो वो लिगेंड से एक्सेप्ट करता है। ध्यान में आ रहा है कि आपकी मैं क्या बोल रहा था आपको? देने दो टाइप की बातें हैं। सेंट्रल मेटल आयन के पास जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो खुद के इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके, एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। सो दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और EAN। इनका यह कहना है, सिडविक का यह कहना था कि बहुत सारे केसेस के अंदर सेंट्रल मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन लिगेंड से लेने के बाद कितने हो जाते हैं, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाते हैं। मतलब 2, 10, 18, 36 या 54 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज़ नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ EAN। यूजुअली तो वो नोबल गैसेस के बराबर आ जाता है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि कभी कभी सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड वो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं होते। तो EAN कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है जो आपको आपकी कॉपी के अंदर नोट करना है। EAN विल बी इक्वल्स टू Z माइनस N प्लस ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, Z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, N इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड CN मीन्स हियर कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सो एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ आपको कि वी हैव टू कैलकुलेट द EAN ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन FeCN6 4-। तो आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए, देखो Z चाहिए पता, मतलब एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आना चाहिए, एज वेल एज आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए उसका। ये तीन चीज़ें अगर आपको क्लियर रहती तो आप आसानी से EAN कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर FeCN6 4-, तो इसके अंदर Fe का एटॉमिक नंबर मीन्स आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। ओके, उस पर चार्ज निकाल सकते हैं आप आसानी से। अगर नहीं निकाल सकते तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, बहुत आसान रहता है। तो एक्चुअली कैसा है यहाँ पर पता है क्या, आयरन पर +2 चार्ज आता है। +2 चार्ज आता है मतलब +2 चार्ज आता है मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा आपको। सो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आयरन के पास 26 रहते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसके पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन ही बाकी बचेंगे। ओके, साइनाइड का ऐसा है कि एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो 6 साइनाइड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट होंगे यहाँ पर, 12। एक साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, तो टोटल कितने होंगे डोनेट, 12। ओके, सो ये नहीं भी किया आपने तो आपने डायरेक्ट फार्मूला भी लगा दिया यहाँ पर, तो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। Z की वैल्यू रख देना यहाँ पर, मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। ओके, N मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर Fe वाली एग्जांपल के अंदर 2 आती है, प्लस ट्वाइस इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके अंदर, 6 है। ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाता है। तो EAN आती है 36। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर जाकर बता सकते हैं कि सर मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन और मेक अनदर सिंपल वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह अच्छे से क्लियर निकालते आना चाहिए। ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 36 मतलब क्रिप्टॉन के बराबर ये एटॉमिक नंबर आ गया। फिर मतलब ये EAN इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द EAN और पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल आयन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कैसा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर तो सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स थोड़े सेपरेट ही है ना। सॉल्ट जैसे मिलते जुलते टाइप के कंपाउंड रहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इनके रूल्स थोड़े से अलग है। आपको अच्छे से एक एक रूल पढ़ना पड़ेगा, और ये बिल्कुल ही अलग है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अलग ही चीज़ है।
तो आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए IUPAC नोमेनक्लेचर, इसके रूल्स अगर आपको ये अच्छी तरह से याद रहते हैं तो ही आप इसके एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो पहला जो बात आप यूज़ करेंगे कि सबसे पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है और उसके बाद में अनायन का नाम लिखना है। ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कैटायन, चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैटायन रहे चाहे कोऑर्डिनेशन स्पेयर अनायन रहे, व्हाटएवर जो कैटायनिक पार्ट आ रहा आपको पहले उसका नाम लिखना है, एक बात। दूसरी बात, कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, सपोज अपने पास में कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, जैसे ब्रोमीन का बी पहले आता है तो आपको पहले ब्रोमो लिखना पड़ेगा, बाद में क्लोरो लिखना पड़ेगा, लाइक दैट। ठीक है, अगर वो लिगेंड रिपीट होता है, मतलब 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 4 है, 5 है, तो यू कैन यूज़ द एब्रीविएशन डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। इस टाइप में आपको अल्फ़ाबेटिकल एब्रीविएशन यूज़ करना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको, ये डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह जो एब्रीविएशन आप यूज़ कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में काउंट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो लिख दिए, तो डाई क्लोरो लिख दिए मतलब वो लिगेंड का नाम डी से शुरू होगा, ऐसा नहीं रहता। लिगेंड सी से ही शुरू होगा, क्लोरीन का सी ही आता है। ओके, सपोज अगर लिगेंड के नाम में ऑलरेडी इस टाइप का एब्रीविएशन यूज़ हो जाता है, मतलब डाई, ट्राई वगैरह, तो आप 2 बार वो एब्रीविएशन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सपोज एक लिगेंड का नाम मैं आपको बताता हूँ, इथिलीन डायमीन। क्या नाम है लिगेंड का? इथिलीन डायमीन, EN उसका एब्रीविएशन है। तो ऑलरेडी इथिलीन डायमीन के अंदर डाई आ जा रहा है, तो वहाँ पर अगर वो लिगेंड भी 2 बार आ रहा है तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि डाई इथिलीन डायमीन। समझ में आ रहा है ना आपके? ऑलरेडी लिगेंड के नाम के अंदर अगर इस टाइप के एब्रीविएशन आ रहे हैं, सो वी डोंट हैव टू यूज सच टाइप ऑफ एब्रीविएशन अगेन। इंस्टेड अपने पास में उसके लिए दूसरे एब्रीविएशन है और वो है बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, लाइक दैट। ओके, मतलब सपोज इथिलीन डायमीन 2 बार है तो आप उसका नाम कैसे लिखेंगे? बिस इथिलीन डायमीन। 3 बार है तो ट्रिस इथिलीन डायमीन। डोंट यूज अगेन डाई इथिलीन डायमीन और ट्राई इथिलीन डायमीन, इस टाइप का नोमेनक्लेचर यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर लिगेंड अनायनिक है, ओके, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड है, तो उनका नाम है ना आपको O पर एंड करना है। जैसा क्लोरीन हमेशा नेगेटिव टाइप का लिगेंड आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको जब नाम लिखेंगे आप इसका IUPAC से, तो आप कैसा नाम लिखेंगे इसका? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, लाइक दैट। सिमिलरली S2- मीन्स सल्फिडो, O2- मीन्स ऑक्सो। न्यूट्रल लिगेंड के नाम तो सीधा सीधा लिखे जाते हैं, कुछ कुछ तो लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड ऐसे है कि भाई एक्सेप्शनली थोड़ा सा अलग भी लिखना पड़ता है उनको, जैसा NH3। अब अमोनिया है ये, लेकिन इसको कैसे लिखते हैं? अमाइन, अमाइन, AMM। पढ़ते समय भले अपन इसको अमाइन पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली AMM है। H2O को क्या बोलेंगे अपन? एक्वा, एक्वा। ठीक है, सो इस टाइप में है। और कुछ है नाम और उनका एब्रीविएशन वगैरह कैसा यूज़ करते हैं वो आप देख लीजिए एक बार, ये टेबल को अच्छी तरह से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। टिपिकल सिंपल लिगेंड्स है NH3 अमोनिया जिसको अपन कहते हैं, लेकिन लिगेंड लिखते समय उसको अमाइन, AMM लिखेंगे अपन। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको कार्बोनिल बोलेंगे। बाकी आप सब लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोट करो यहाँ पर पॉज करके इसको। ओके, कुछ एग्जाम्पल है प्रैक्टिस के लिए। वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड्स। पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट, पोटेशियम तो K लिख देना आप इन ब्रैकेट, हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट मतलब हेक्सासाइनोक्रोमेट, क्रोमेट मतलब क्रोमियम है वहाँ पर, हेक्सासाइनो मतलब साइनाइड कितने हैं? 6 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा वैलेंसी, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअली पोटेशियम कितने हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है। ओके, दूसरी एग्जांपल है ट्रिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। ट्रिस इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन कितने बार है? 3 बार। तो आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिखेंगे EN/3, उसकी भी पहले आप लिखेंगे कोबाल्ट, क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सबसे पहले मेटल लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं? लिगेंड लिखते हैं। तो ये है ये पोटेशियम, यहाँ पर मैंने पोटेशियम की जगह पर सोडियम यूज़ कर लिया हूँ, नो प्रॉब्लम, दोनों की वैलेंसी सिंगल रहती है। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, ओके, यहाँ पर पोटेशियम कट करके आप इसको सोडियम कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो 3 लगे हुए हैं वो सब कुछ वैलेंसी के हिसाब से और ऑक्सीजन स्टेट के हिसाब से सेट किया हुआ है। ठीक है, Na3 एक्चुअली दूसरा ये हो गया ही। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा, ये एग्जाम्पल अलग है और ये नाम अलग है। Na3 ये है एक्चुअली जो जिसका फार्मूला लिखा हुआ है ना, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, डेट इज़ द सोडियम हेक्साक्लोरोफेरेट है।
ओके, क्या नाम है इसका? सोडियम हेक्साक्लोरोफेरेट। आप इसका नाम एज ए होमवर्क कंसिडर करो, काय का? पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट का। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन इट। दूसरी एग्जांपल देख लो, ट्रिस इथिलीन डायमीन मतलब EN/3। EN इज द एब्रीविएशन फॉर इथिलीन डायमीन। ओके, और एक अंतिम एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, NiNH3/4 OH2 नथिंग बट द H2O/2 NO3/2। तो आप क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना सबसे पहले, नाम लिखने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, बाद में उसका नाम लिखना। फिर अब एक NO3 पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर 2 NO3 है, तो 2 NO3 पर चार्ज कितने आ जाएंगे? -2। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज कितना आ जाएगा? +2। ओके, अब अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर +2 चार्ज है तो वही चार्ज +2 चार्ज निकेल पर पहुंच जाएगा फिर, ठीक है। सो ये आ जाएगा यहाँ पर निकेल पर +2 चार्ज, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं आसानी से। सो टेट्रा अमाइन डाई एक्वा निकेल 2, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? नाइट्रेट। ओके, इसका एक सेपरेट वीडियो अगर आपको लगता है तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ वाला वीडियो, क्योंकि इसका डिटेल और फर्दर एक्सप्लेनेशन लगता है। अपन क्या कर रहे हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक वीडियो के अंदर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोवाइडेड थोड़ा सा अगर आपको बेसिक आइडिया क्लियर है तो ये वीडियो आपको और भी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अदरवाइज आप लोग को चाहिए कि सबसे पहले आप ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीखें और नोमेनक्लेचर के और नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आते रहता है, सो कॉल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VBT। बहुत रिपीटेडली एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, क्या है एक्चुअली इसका मीनिंग, क्या रहता है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट डिस्कस करते हैं। सेंट्रल नंबर 1 है, सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। मतलब इसका ये होता है कि कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4 है या 6 है, व्हाटएवर जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड है, तो जितने लिगेंड आ रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को उतने नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करके देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी रहती है कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहती है और सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, तो जाकर उनके बीच में बॉन्डिंग तैयार होगी। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है उसके अंदर। ओके, तो सेंट्रल मेटल आयन को कितने ऑर्बिटल खाली करके देना पड़ेगा? जितने उसके पास में लिगेंड आ रहे हैं। ओके, एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल SP या D ये क्या करते हैं? आपस में मिक्स होते हैं, रिकास्ट होते हैं और फिर से यूज़ होते हैं। मतलब 2 हुए, एक S और एक P तो बन गया 2sp, एक S और 2p क्या बन गया? sp2, sp3, sp3 D2 और D2 sp3 लाइक दैट। इस टाइप में उनके सुटेबल एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनकी आपस में मिक्सिंग होती है और अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर टाइप की ज्योमेट्रीज है जो यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, जैसा लीनियर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। पहला है लीनियर मतलब sp, टेट्राहेड्रल मीन्स sp3, स्क्वायर प्लेनर यूजुअली dsp2 आता है, आप लोग इसको dsp2 कर लेना। देन ऑक्टाहेड्रल ये काफ़ी कॉमन है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल काफ़ी कॉमन है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी 2 आते हैं, एक रहता है sp3d2 और एक रहता है d2sp3। एक रहता है इनर ऑर्बिटल, वो रहेगा d2sp3, और एक रहेगा आउटर ऑर्बिटल, वो रहेगा sp3d2, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? फिलहाल ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। ये जो 5वें नंबर का है आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल इसको भी रहने दो आप। ओके, सो पहला, दूसरा, तीसरे को क्या करेक्ट करेंगे आप? dsp2, और लास्ट वाला ऑक्टाहेड्रल उसके अंदर sp3d2 और d2sp3। और कुछ मेन अजम्पशन है इसके। द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन में भी इनर और आउटर, जैसा मैंने आपको अभी बताया। मतलब n-1d ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व रहता है तो रह गया इनर ऑर्बिटल, अगर nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहता है तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। ईच लिगेंड हैज़ एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल ऑफ डोनर एटम, यानी लिगेंड अगर किसी को बोल रहे हैं तो डेफिनेटली उसके पास में कम से कम एक एटम होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। बाद में फिर आप ये सिंपल से दूसरे भी पॉस्टुलेट पढ़ सकते हैं इसके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब स्ट्रांग रहती है? जब अच्छी ओवरलैपिंग होती है, जब प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है। अगर प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं रही तो फिर वो वीक टाइप की बॉन्ड बनती है। और एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर स्ट्रांग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाना, ओके। अगर वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है।
अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो पैरामैग्नेटिक रहेगा, और अगर सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आते हैं तो फिर वो डायमैग्नेटिक रहेगा। आप बोलेंगे कि टॉपिक और समझना है तो आपको चाहिए कि आप और कुछ पुराने कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह के कंसेप्ट, उसके अंदर आपने वीबीटी वीएसीपीआर थ्योरी पढ़े होंगे, तो आपको ध्यान में आया होगा ये बात जो आपने 11th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, डिस्कस द एक क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थी। तो इसके अंदर आपको इनके स्ट्रक्चर्स बॉन्डिंग वगैरह डिस्कस करना है वीबीटी की बेस पर, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से। एक दो एग्जांपल सैंपल के लिए ले रहा हूँ। इसके पहले कि मैं एग्जांपल डिस्कस करूँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, स्पेशली 3D सीरीज़ की। ओके, तो स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर 21, टिटेनियम का 22, यहाँ से लेकर तो जिंक तक, ये बहुत कॉमन टाइप के हैं जो यूजुअली एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। तो 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s3। अच्छा, क्रोमियम और कॉपर का थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्रोमियम और कॉपर के अंदर 4s के अंदर एक एक ही इलेक्ट्रॉन डालना है आपको। मीन्स क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s1, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1, बाकी तो ठीक है, इट्स ओके। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये आपको अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप डी ब्लॉक एलिमेंट और वहाँ पर एलिमेंट्स की जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अच्छी तरह से देख लें। ठीक, चलते हैं आगे। एक एग्जांपल है Fe6 ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देख लेना कि इसके अंदर सेंट्रल एलिमेंट कौन है, मतलब अपना टारगेट का, अपना किससे अपने को ज़्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज़ द टारगेटेड एलिमेंट, दैट इज़ द मेटल। तो इसके अंदर है आयरन, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4s2। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो आई होप आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं अच्छे से। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा कैलकुलेट करते हैं आपको आता होगा निकाल के। ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है। +2 मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, ये हो जाएगा 3D6। क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6। अब साइनाइड लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाता है। तो आप लोग ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, इसको पहले शिफ्ट करो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहे हैं, उन्हीं से देखो कैसे हो गए 2 4 6, यानी आफ्टर पेयरिंग ये ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद में वैकेंट ऑर्बिटल आपको कितने चाहिए देख लो आप, आपको 6 लिगेंड अटैच करना है ना, 6 लिगेंड, तो 6 लिगेंड अटैच करना है तो फिर 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करके देना पड़ेगा मेटल को। सो यहाँ पर देखो डायग्राम ध्यान से, जहाँ पर आपको एक क्रॉस के सिंबल दिख रहे हैं। तो सो यहाँ पर डी ऑर्बिटल कितने यूज़ हुए 2, एक एस, और पी कितने यूज़ हुए 3, तो ये बन गया D2sp3। सपोज अगर वो बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज़, बाहर इन द सेंस एन डी वाले अगर यूज़ होते थे तो वो बनता था sp3d2। फिलहाल यहाँ पर कौन से यूज़ हुए, ये हुए n-1d। आई होप सबको n-1d और nd पता होगा। अगर डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों ने पढ़ा है तो सभी को ये बात के बारे में पता रहता। अच्छा, यहाँ पर ये देखो सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दैट्स वाई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक है। कैसा है, डायमैग्नेटिक। ओके, ये एग्जांपल आप देख लो अब, Fe(F6) 3-, इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पर देखो 4D यूज़ हो रहा, दैट्स वाई इट इज़ sp3d2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, और उसके बाद में पेयरिंग करना है या नहीं करना, इट डिपेंड्स अपॉन द लिगेंड, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो पैरामैग्नेटिक, अगर सबके सब पेयर्ड है तो फिर डायमैग्नेटिक। इज डेट क्लियर? कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल CO(C2O4) ऑक्जेलेटो लिगेंड है, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। जैसा आप लोगों ने इसके अंदर किए थे साइनाइड के अंदर, यानी पेयरिंग करवाने का काम, वैसा ये भी पेयरिंग करवाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पहला काम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना दूसरा काम, और उसके बाद में क्या करना, पेयरिंग करना या नहीं करना, दैट डिपेंड्स अपॉन द लिगेंड। तो ऑक्सीलेटो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा। यूजुअली जिसके अंदर पेयरिंग होती है ना, तो वो इनर ऑर्बिटल टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तैयार होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट एग्जांपल, आप चाहे तो टेट्राहेड्रल की भी, स्क्वायर प्लेनर की भी, जो भी एग्जांपल आपको चाहिए आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम गई तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये भी लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर आते रहता है, नीट में, जेई में, इवन BC के बच्चों के लिए भी। मतलब आइसोमेरिज्म पर एक क्वेश्चन आइदर और में ऊपर नीचे में आपको मिलता ही मिलता है। सो आइसोमर्स बेसिकली 2 टाइप की यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4, कितने टाइप के, 4, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज। स्टीरियो आइसोमर्स 2, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। वीडियो पॉज करना और नोट कर लेना।
ओके। हाइड्रेट आइसोमर्स किसको कहते हैं? जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड तुम चेंज कर सकते। ओके, ये फिलहाल तो बीएससी के सिलेबस में से उन्होंने लिखा नहीं है इसको, तो मैं इसको हाइड्रेट आइसोमर्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत आसान है। बाकी आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और लिंकेज आइसोमर्स। आयनाइजेशन मतलब आयन से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन वो क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ, लिंकेज उसके लिए एम्बिडेंटेड लिगैंड लगते हैं एंड सो ऑन। एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब क्या। आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर 4 है, जिसमें से अपन 3 डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। सो नंबर 1 इज आयनाइजेशन आइसोमर्स। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट प्रोड्यूसेस डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर सेम टाइप का कंपाउंड है, ध्यान से देखो सब लोग, CONH3/5 Br और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है SO4। दूसरा देखो CONH3/5 SO4, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है ब्रोमीन। ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में अगर अपन चेक करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था लेकिन अलग अलग आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, इनके कलर भी अलग अलग आते हैं, मतलब ये कॉम्प्लेक्स ही अलग अलग है। सो सिर्फ बोलने के लिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन सब कुछ इनका अलग अलग हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह और भी दूसरी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स है वो कैसे होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, कलर इंक्लूडिंग कलर। सो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट प्रोड्यूसेस डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज आयनाइजेशन आइसोमर्स। दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स अराइजेस इन द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अनायनिक और कटायनिक पार्ट्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स लेना है जिसके अंदर कटायनिक और अनायनिक दोनों भी पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और पहचानने वाली बात, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देखने को मिलता है जिसके अंदर दोनों भी पार्ट कटायनिक और अनायनिक दोनों भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है। सबको ZnNH3/4 ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा CuCl/4 ये हो गया दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फ़र्क देखो क्या है, तो दिख गया क्या फ़र्क? देखने के बाद नीचे देखो, ये मैंने एरो से इंडिकेट किया है, इसको समझ में आ रहा है सबके? कॉम्प्लेक्स ओवरऑल वही है लेकिन दिख रहा है आपको कि अटैचमेंट ऑफ लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ, पहले जिंक के साथ क्लोरीन था, बाद में फिर अमोनिया है, ऐसा अलग अलग है दोनों भी। ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कटायनिक और अनायनिक कॉम्प्लेक्स वो अलग अलग, उसके अंदर लिगेंड और मेटल का अटैचमेंट अलग अलग हो जा रहा है। सो इन कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स द अनायन एंड कटायन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्सचेंज वन और मोर लिगेंड, एक या एक से ज़्यादा लिगेंड को वो एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म सो कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म वही कॉम्प्लेक्स दिखा सकते हैं जो एम्बिडेंटेड लिगेंड रखते हैं। आई रिपीट, ओनली दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन एम्बिडेंटेड लिगेंड कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा आपके। कोई कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर अटैचमेंट नाइट्रोजन थ्रू हो सकता है या ऑक्सीजन थ्रू हो सकता है, तो ये कॉम्प्लेक्स एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब जिसके अंदर रहता है वही लिंकेज आइसोमर दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, CONH3/5 NO2, CONH3/5 ONO। ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एक पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर NO2 है, दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ONO है, तो थोड़ा थोड़ा ये जो फर्क है ये अटैचमेंट ऑफ लिगेंड का फर्क है, डेट इज कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जब भी ये शब्द आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, इंटरेस्टिंग रहती है। ओके, समझना काफ़ी ज़रूरी है इसको। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब स्पेस अरेंजमेंट कैसा है लिगेंड का, बाकी तो सब कुछ सेम दिखेगा आपको। अबो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है और कैसा है, लाइक दैट, ये सब बातें अपन डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री, 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री, यहाँ पर ही कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट उसके अंदर डिस्कस करते हैं पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। अगर सेम टाइप की लिगेंड सेम साइड में है तो उसको कहते हैं सिस, अगर सेम टाइप की लिगेंड अपोजिट साइड में है तो उसको कहते हैं ट्रांस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबके? इफ सेम लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन देन इट इज कॉल्ड एज सिस, इफ सेम लिगेंड ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांस। अब डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है। ये है MA2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स। A B क्या है? एक्चुअली A और B अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हैं।
ओके, सेम टाइप के दो लिगेंड, दूसरे टाइप के लिगेंड वो भी दो। जैसे नीचे एग्जांपल देखो, PTNH3/2 Cl2। यहाँ पर देखो दोनों ब्रोमीन एक साइड में है तो ये सिस, दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड में है तो ट्रांस। कोई भी एग्जांपल आप सूटेबल एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं। MA2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स शो 2 आइसोमर्स दैट इज सिस एंड अनदर वन विल बी ट्रांस। MA2BC मतलब यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के लिगेंड आप यूज़ कर रहे हैं, ABC। पहले टाइप का लिगेंड 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जांपल में थोड़ा NH3/2 चाहिए, PTNH3/2 ClBr। एग्जांपल देखो नीचे सिस और ट्रांस दिखाया है इसमें। सिस एग्जांपल के अंदर देखो NH3 एक दूसरे को सिस है, दूसरे एग्जांपल के अंदर देखो NH3 एक दूसरे को ट्रांस है। तो सिमिलर ग्रुप ऑक्यूपाई, सबको याद हो गई डेफिनेशन? आंखें बंद करो, डेफिनेशन रिकॉल करो। इफ सिमिलर ग्रुप आर एडजेसेंट टू ईच अदर देन इट इज सिस, इफ सिमिलर ग्रुप आर अपोजिट टू ईच अदर देन द आइसोमर विल बी ट्रांस। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, MABCD मतलब चारों के चारों लिगेंड अलग अलग टाइप के। एग्जांपल कोई भी सूटेबल एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसके अंदर, PT प्लेटिनम NH3 पिरिडीन H2O NO2। अब इसको बनाना कैसा, इसको क्या करना है, बनाते समय आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको। कोई भी एक लिगेंड को आप कांस्टेंट कंसिडर कर लो। सपोज मैं यहाँ पर A को देखो, आप ध्यान से A को मैंने कांस्टेंट किया और बाकी तीनों लिगेंड की पोजीशन को आप रोटेट करते जाओ। एक बार लिखो B, फिर वहीं पर लिखो C, फिर वहीं पर लिखो D। एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स करो, किए के फिक्स, और उसके बाद में तीनों लिगेंड की पोजीशन को घुमाते जाओ। तो घुमाने के बाद आपको इसके टोटल 3 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। दैट इज द MABCD टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट MAB/2। अब AB क्या चीज़ है? AB मीन्स अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। अनसिमेट्रिक जो देखने में समझ में आता है कि अनसिमेट्रिक है। जैसे देखो NH2 CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पर डोनर साइड नाइट्रोजन थ्रू है और ऑक्सीजन थ्रू है, तो ये हो गया अनसिमेट्रिक टाइप का लिगेंड। अब EDTA आपने देखा है, ओके। आपने इससे पहले और भी दूसरे लिगेंड अगर देखा होगा तो जैसा इथिलीन डायमीन देखा है आपने, इथिलीन डायमीन सिमेट्रिक लगता है देखने में। NH2, आंखें बंद कर रिकॉल करो, NH2 CH2 NH2, शुरू में और आखिर में क्या है? NH2 है, तो हो गया सिमेट्रिक। यहाँ पर ये अनसिमेट्रिक है, तो ये अनसिमेट्रिक लिगेंड है, बाइडेंटेड है, मतलब इसके पास में 2 डोनर साइट है। दैट्स व्हाई इट इज अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल PTGLY इज कॉल्ड एज ग्लाइसिनेटो, ओके। इस पर एक नेगेटिव चार्ज रहता है ग्लाइसिन पर। ध्यान से देखो कैसा बनाया हुआ है, तो पहला सिस और दूसरा ट्रांस। PT ये देखो यहाँ पर NH2 CH2 COO नेगेटिव कैसा अटैचमेंट है। पहले इसमें दोनों भी ऐसा लग रहा है कि जैसा मिरर इमेज टाइप है, ओके। दूसरा देखो ट्रांस, उसके अंदर अरेंजमेंट देखो कैसा है, तो NH2 एक दूसरे को ट्रांस बनाए हुए। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। लेट अस डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्टाहेड्रल टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिस्कस करते हैं। एग्जांपल देखो MA4B2 टाइप। आई होप अभी आपको अच्छी तरह से समझ रहा होगा सब। NH3 ओके, 4 बार NH3 है। क्लोरीन की पोजीशन देखो, पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस है, दूसरे में ट्रांस है। MA3B3 ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही बार। सब लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको नोट करेंगे। MA3B3 इसके भी 2 फॉर्म होते हैं, सिस और ट्रांस, लेकिन यहाँ पर इनके पर्टिकुलर नाम है। सिस फॉर्म को कहते हैं फेशियल आइसोमर, इसको फेक आइसोमर भी कहते हैं। ट्रांस फॉर्म को कहते हैं मेरिडोनल आइसोमर, इसको मर आइसोमर भी कहते हैं। इन सिस फॉर्म सिमिलर ग्रुप ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेसेस, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले एग्जांपल फेक आइसोमर के अंदर सिमिलर ग्रुप NH3 NO2 ये ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। और मर आइसोमर के अंदर देखो कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है। तीनों NH3 देखो एडजेसेंट है क्या एक दूसरे को? नहीं। इधर देखो पहले एग्जांपल फेक के अंदर तीनों भी NO2 एक दूसरे को एडजेसेंट है, तीनों भी NH3 एक दूसरे को एडजेसेंट है। सो फेक आइसोमर के अंदर, सिस आइसोमर के अंदर सिमिलर ग्रुप ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेसेस, और मर मेरिडोनल आइसोमर के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत ही खास है, बहुत बार एग्जाम में आता है। आप अच्छी तरह से इसको नोट करो एग्जाम्पल को। पहले वाला ध्यान से बनाना, दूसरे वाले के अंदर आपने पोजीशन को इधर उधर किया तो चलेगा, काय में? मर आइसोमर में। बट फेक आइसोमर के अंदर आपको 3 लिगेंड कंटिन्यू लेना पड़ेगा, तो ये वो फेक बनेगा। अब ये देख लो, बाकी आई होप आपको ये समझ में आ जाएंगे। MAA/2, AA मीन्स सिमेट्रिक बाइडेंटेड, जैसे इथिलीन डायमीन। देखो अटैचमेंट कैसा है, तो यहाँ पर सिस कैसा है। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप लोग पेन से, तो आपको और अच्छे से समझेंगे। ट्रांस कैसा है, देखो दोनों क्लोरीन एक दूसरे को अपोजिट है, सिस के अंदर दोनों क्लोरीन एक दूसरे को सिस है, एडजेसेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है ना। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे रहते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं राइट हैंड साइड डायरेक्शन में और लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज टू कंपाउंड्स विद द सेम केमिकल फार्मूला बट देयर मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर। आप लोगों ने सुना होगा इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स किसको कहते हैं? इनैंशोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कहते हैं पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं टॉपिक को, तो ध्यान रखना, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। और यहाँ पर फिलहाल तो अपन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करें, तो वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट होती है। ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। अब अगर गिवन कंपाउंड, गिवन कॉम्प्लेक्स पीपीएल को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो आइसोमर, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है तो उसको कहते हैं लियो आइसोमर। अगर दोनों का आपने डेक्स्ट्रो और लियो का इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्सचर लिए तो डेट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, और डेट पर्टिकुलर मिक्सचर मीन्स इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो फॉर्म इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं उसको? रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर जो रहता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। तो ये डेफिनेशन जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, आप ये अच्छे से नोट करो सबके सब। लेट अस डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इससे पहले अपन ने ज्योमेट्रिकल डिस्कस किए, अब अपन डिस्कस करें ऑप्टिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। पहला कॉम्प्लेक्स है Ma2B2C2, मतलब यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के आपको लिगेंड लेने हैं। आई होप ये तो अच्छी तरह से समझ में आ ही रहा होगा आपको, 3 अलग अलग टाइप के ABC। तो इसके अंदर सिस और ट्रांस तो होते ही है, नो डाउट। अब ये देखने का है कि किसकी मिरर इमेज अपन निकाल सकते हैं और कौन सी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अपने को देखने को मिलती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी 6। तो 6 में से 5 जो है ना वो ज्योमेट्रिकल रहते हैं। इन सिस आइसोमर 2 आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्युपाई एडजेसेंट पोजीशन। ओके, सिस आइसोमर एग्जिस्ट इन 2 ऑप्टिकल फॉर्म्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और ट्रांस वाला जो रहता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटेल में पढ़ें। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको कहते हैं, डेक्स्ट्रो, लियो वगैरह किसको कहते हैं, या आप लोगों ने अल्किल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म पढ़े होंगे, तो वो भी आप पहले पढ़ लें, बाद में ये देखें तो ज़्यादा ईजी जाएगा फिर। ओके, सो ये देखो यहाँ पर सिस और ट्रांस, तो सिस वाले की मिरर इमेज आपको देखने को मिल रहा है। ये आप नोट करना अपनी कॉपी के अंदर, 100% नोट करना ही करना है। क्लोरीन सिस है, मतलब पहले वाला सिस है, तो इसके डेक्स्ट्रो और लियो बना लिया अपन ने। सिस डी आइसोमर, दूसरा है सिस एल आइसोमर। नीचे वाला देखो ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल है COEN/2Cl2। नेक्स्ट MABCDEF, सबके सब लिगेंड डिफरेंट है। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके अंदर तुम मिरर इमेज डालकर, मतलब इक्वल टाइप की मिरर इमेज तुम बता सकते, मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इसके टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं। सब लोग याद रखना, MABCDEF टाइप का कॉम्प्लेक्स शोज 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और हर एक ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। अब एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर का अगर आप मिरर इमेज डालकर दूसरा बनाएंगे, मीन्स डेक्स्ट्रो का लियो, तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको टोटल 30 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर प्रोड्यूस करके देंगे। इन केस अगर MCQ में ऑब्जेक्टिव्स में आता है तो आपको ध्यान रखना है MABCDEF टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आउट ऑफ 15 ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, और दैट 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रोड्यूसेस 30 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैंने नीचे यहाँ पर लिखा है। बस आपको एक ही लिखना है, 30 की 30 एग्जाम में लिखते नहीं बैठना है अपने को, और भी बहुत कुछ करना है एग्जाम में, बहुत कुछ करना है, मतलब दूसरे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स व्हाई। ओके, सिमिलरली MAA/3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको अभी तो अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। AA मीन्स सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, इसकी भी मैंने यहाँ पर डेक्स्ट्रो और लियो निकाल कर दिखाया हूँ आपको। AA/2B2, मतलब AA मीन्स सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड और B मतलब कोई दूसरा लिगेंड है। यहाँ पर पॉज करो, नोट करो, समझ में आया होगा आपको डेफिनेटली। ये उसके एग्जाम्पल्स है। सिस फॉर्म देखो, सिस कैसा है, और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
ट्रांसफॉर्म हैज़ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट्स वाई इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, सो आप लोगों ने काफ़ी बर्दाश्त किया डेफिनेटली, लेकिन भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग वीडियो देखने से पहले कुछ और बेसिक चीज़ों को पढ़ लें और बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़े और अच्छी तरह से रूल्स पढ़े IPSC नोमेनक्लेचर के, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसको इलाबरेट नहीं किया है IPSC नोमेनक्लेचर को, कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल ही मैंने उसके अंदर बताया हो, तो आप लोग उसके अच्छी तरह से रूल्स पढ़े, नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करें उसके। और हाँ, दूसरा एक टॉपिक जो आपको पढ़ना है या मैं उस पर वीडियो बना कर आपको भेजूंगा, डेट इज कॉल्ड एज वर्नर्स थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या है स्पेशली कोबाल्ट अमाइन के कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो फिलहाल यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगा आपके पास जल्दी ऑन वर्नर्स थ्योरी। सो थैंक यू वेरी मच।